हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं एक ऑडियो बुक समरी को, जिसे आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि हम बुक से कंप्लीट नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सकें। इससे पहले कि दोस्तों आप हमारे इस ऑडियो बुक समरी के अंदर खो जाएं, जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और इसके साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी इस ऑडियो बुक समरी को। दोस्तों, आज की हमारी बुक का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसे लिखा है फिलिप कोटलर और उनके दोस्त यांग यंग गुई ने। दोस्तों, इस बुक में आप असरदार मार्केटिंग कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। आप जरूर सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट बनाना चाहते होंगे और इसके साथ ही कस्टमरों का विश्वास भी जीतना चाहते होंगे। ऐसे भी कई ब्रांड्स हैं जो काफी लंबे समय से बने हुए हैं और इस बुक में आप जानेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात करते हैं कि ये बुक किसे पढ़नी चाहिए। दोस्तों, ये बुक उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आप मार्केटिंग या फिर ब्रांडिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर इनमें से किसी भी प्रोफेशन में है तो ये बुक आपको जरूर हेल्प करेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात करते हैं इस बुक के ऑथर के बारे में। दोस्तों, फिलिप कोटलर मार्केटिंग पर लिखी हुई 60 बुक्स के ऑथर हैं दोस्तों। वो एक मार्केटिंग कंसल्टेंट और एक बहुत ही नामी ग्रामी प्रोफेसर भी हैं। केविन लेन केलर एक फेमस टेक्स्ट बुक स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट के ऑथर हैं। वो एक प्रोफेसर और एक ब्रांडिंग कंसल्टेंट भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या आप मार्केटिंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक बिजनेसमैन मार्केटिंग में बाकियों को कैसे डोमिनेट करके कस्टमर्स को जीतता है और उनकी लॉयल्टी को अपनी तरफ आकर्षित करता है? दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि नाइकी, वॉलमार्ट, कैटरपिलर और जियो जैसे सक्सेसफुल ब्रांड्स कैसे अपनी हाई लेवल मार्केटिंग करते हैं? इस बुक समरी में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बताया जाएगा। इस बुक में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे मार्केटर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसको एनालाइज करके बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस दे सकते हैं। आपको हम कस्टमर बिहेवियर के बारे में भी बताएंगे और उसे इन्फ्लुएंस करने वाले बिहेवियर और उसके फैक्टर्स के बारे में भी हम आपको इस बुक समरी में बताएंगे। मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये आपको सिखाती है कि कैसे आप प्लानिंग और परफेक्ट एजुकेशन से बेस्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस मार्केट में उतार सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म से सॉल्यूशन के बारे में नहीं है दोस्तों, और एंड में हम बात करेंगे कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यूज देने के बारे में। सबसे पहले हम मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं। मार्केटिंग क्या है? हम इस कॉन्सेप्ट को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो है मार्केटिंग नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका मतलब है लोगों के नीड्स का पता लगाना, फिर कस्टमर्स को नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करके ह्यूज प्रॉफिट कमाना। मार्केटिंग का गोल होता है कि कस्टमर्स को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि उनके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना सके हम। जब कोई प्रोडक्ट पूरी तरह से कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई कर लेता है तो इसे गुड मार्केटिंग बोलते हैं। अगर मार्केटिंग की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो तो प्रोडक्ट अपने आप ही बिकेगा। फिर आपको गेमिंग सेल्स यानी कि किसी झूठी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात, जब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तो लोग खुद ही आकर खरीदेंगे, वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। लेकिन गुड मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च पर ख़त्म नहीं होती, इसे आगे भी कंटिन्यू करना पड़ता है दोस्तों। ज़्यादातर जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो कस्टमर्स की डिमांड को पूरी करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, और इसके साथ ही कंपटीशन से बचने के लिए भी। वर्ल्ड के बिगेस्ट ब्रांड्स में से एक नाइकी है, और नाइकी का कोर मार्केटिंग मैसेज है हाई क्वालिटी रबर शूज प्रोवाइड करवाना, जो स्पेशली एथलीट्स के लिए बनाए गए हैं, और ब्रांड्स इसी बेस पर चल रहा है। नाइकी ने पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में सोचा। आइडिया ये था कि एथलीट्स का एक स्मॉल ग्रुप अपने शूज और स्पोर्ट्स वियर से बाकी के एथलीट्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। आज नाइकी ने खुद को हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स के लिए एक मार्केटिंग ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया है। 1985 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन को ब्रांड एम्बेसडर
साइन किया। वैसे तो स्पोर्ट्स की फील्ड में माइकल जॉर्डन की शुरुआत थी, लेकिन इस इतने कम समय में ही उसने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी और ये स्ट्रेटेजी काम आई, क्योंकि एक ही साल में एयर जॉर्डन ने $100 मिलियन का कलेक्शन किया। 1998 में नाइकी ने अपना फर्स्ट जस्ट डू इट एड कैंपेन रिलीज किया। इसमें एथलीट्स को अपने गोल्स चेंज करने के लिए क्लियर मैसेज दिया गया था। इन एड्स के थ्रू नाइकी ने स्पोर्ट्स में अपनी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इमेज एस्टेब्लिश कर ली थी। जस्ट डू इट आज भी नाइकी का स्लोगन है। नाइकी ने जब यूरोपियन मार्केट में एक्सपेंड किया तो कंपनी ने अपनी अप्रोच चेंज कर दी। उन्हें लगा कि जस्ट डू इट कैंपेन यूरोप के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, इसीलिए नाइकी ने फुटबॉल को कैपिटलाइज किया, जो यूरोप का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट था। नाइकी ने यूरोप की कई सारी लोकल और नेशनल फुटबॉल टीम्स को स्पॉन्सर किया और ऊपर से 2007 में नाइकी ने अपना उम्ब्रो को एक्वायर कर लिया, जो फुटबॉल शूज, यूनिफॉर्म्स और उसके साथ ही फुटबॉल के इक्विपमेंट का एक ब्रिटिश ब्रांड था। आज नाइकी पूरे वर्ल्ड में 100 फुटबॉल टीम के लिए यूनिफॉर्म सप्लाई करती है। 2000 में एशिया में समर ओलंपिक में नाइकी ने अपनी एक पहचान बनाई जो बहुत ही अलग थी। हालांकि इस इवेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर एडिडास था, लेकिन नाइकी ने ओलंपिक एथलीट्स को अपने शूज पहनाकर एड्स निकाले। इसी तरह से कंपनी ने एथलीट्स को स्पॉन्सर किया, जिसमें ज्यादातर चाइनीज थे और 12 में से 11 अमेरिकन बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स थे। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का रिजल्ट ये निकला कि एशिया में नाइकी की सेल्स 15% तक इंक्रीज हो गई और $3.3 बिलियन तक पहुंच गई। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस इवेंट के दौरान एडिडास से ज्यादा इफेक्टिव थी, जो कि ओलंपिक का ऑफिशियल स्पॉन्सर था। नाइकी ने टाइगर वुड्स और मारिया शारापोवा जैसे फेमस एथलीट्स के साथ भी पार्टनरशिप की थी और हालांकि 2008 में जब रोजर फेडरर और राफेल नाडेल के बीच विंबलडन मैच हुआ, तब दोनों चैंपियंस को नाइकी ने ही स्पॉन्सर किया था। उनके शूज से लेकर के ड्रेस सब नाइकी के ही थे। तब ऐसा लग रहा था कि ये मैच नहीं है, बल्कि नाइकी का 5 घंटे का कमर्शियल चल रहा हो। डिजाइनर फॉर एथलीट्स बाय एथलीट्स, ये नाइकी का मंत्र है। एक तरह से कंपनी का हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स के रूम में अपना टारगेट मिल गया था। नाइकी ने ऐसे शूज और इक्विपमेंट निकाले जो कि इन एथलीट्स को चाहिए थी और इसी वजह से आज नाइकी स्पोर्ट्स की दुनिया का लीडिंग ब्रांड बन चुका है। जस्ट डू इट नाइकी का ट्रेडमार्क है, जो वर्ल्ड के सारे एथलीट्स को इंस्पायर कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करने के बारे में कि कैसे हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं कि वो ब्रांड लोगों के दिल और दिमाग पर छा जाए। किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग एक्टिविटी के पीछे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसके लिए डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से आपका कमिटमेंट है, लेकिन ये रिजिड भी नहीं होना चाहिए। कंपनी को टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मार्केटिंग की चेंजिंग डिमांड को कंसीडर करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, लेकिन कोर वैल्यूज को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले के टाइम में बिजनेस में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बोलबाला था। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी मार्केटिंग तभी होती थी जब उसे सेल करने का टाइम आता था, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में ये सिंपल आइडिया अब काम नहीं आएगा, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा आज का कस्टमर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी हो गया है। आज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज आ गई हैं जो बेस्ट वैल्यू और बेस्ट प्राइस के लिए एक दूसरे के साथ compete करती हैं और इंटरनेट की वजह से आज का कस्टमर और भी ज़्यादा इन्फॉर्म हो गया है। आज किसी भी बिजनेस के लिए अपनी मार्केटिंग को एकदम स्ट्रिक्ट रखना और लॉयल कस्टमर्स को बनाना किसी बिग चैलेंज से कम नहीं है दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे डेवलप किया जाए, और किसी भी बिजनेस का यही गोल होता है, डिलीवर कस्टमर्स वैल्यूज एट अ प्रॉफिट, यानी कि आपको अपने कस्टमर्स को वैल्यू भी देनी है और आपको अपनी फर्म के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट भी अर्न करना है। जितना ज़्यादा वैल्यू आप अपने कस्टमर्स को देंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी वैल्यू ड्रिवन होनी चाहिए दोस्तों। इफेक्टिव मार्केटिंग का फर्स्ट पेज है
STP यानी कि सेगमेंटेशन और टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। और ये प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले की स्टेज है दोस्तों। सेगमेंटेशन का मीनिंग है मार्केटिंग को कई हिस्सों में बांट देना, तो टारगेटिंग का मीनिंग है स्पेसिफिक क्लाइंट को टारगेट करना, और पोजीशनिंग है यह पता लगाना कि आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यूज देगा और ये बाकियों से कैसे डिफरेंट हुआ। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आपका प्रोडक्ट यूज करेगा और आपको किस टाइप के कस्टमर्स चाहिए, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उन स्पेसिफिक कस्टमर्स की डिमांड पर ही प्रोडक्ट क्रिएट करना आपका गोल है। क्योंकि जिन कस्टमर्स को आपने टारगेट किया है सिर्फ वही हायर वैल्यूज के लिए आपको हायर प्राइस दे सकते हैं, और यही कस्टमर आपको प्रोडक्ट को आगे जाकर के रेकमेंड भी करना चाहेंगे। इसीलिए STP यानी कि सेगमेंटेशन प्रोडक्शन से पहले की जाती है। सेकंड फेज है दोस्तों वैल्यू क्रिएट करना, जो कि प्रोडक्शन करते वक्त की जाती है। और इस स्टेज पर आकर के एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिक फीचर के बारे में और उनके डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करता है दोस्तों। और तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं थर्ड फेज के बारे में, वैल्यूज कम्युनिकेट करना। प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम और उसके बाद कस्टमर्स को प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बताया जाता है। कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, प्रिंट और टीवी कमर्शियल जैसे प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट करती है दोस्तों। और सोशल मीडिया चैनल जैसे कि ESPN इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी ही कंपनी है। ESPN का मीनिंग है दोस्तों इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। ये कंपनी 1978 यानी कि 1978 में एस्टेब्लिश हुई थी। उन दिनों ESPN ने कनेक्टिकट में सिंगल सैटेलाइट की हेल्प से रीजनल स्पोर्ट्स न्यूज को दिखाना स्टार्ट किया था। 1990 में यानी कि 1990 के टाइम्स में ESPN ने एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूम में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी करना शुरू कर दी थी, फिर चाहे वो टेलीविजन हो या फिर प्रिंट मीडिया एक्सेट्रा। और देखते ही देखते कुछ सालों में ESPN ने अपना बिजनेस कई कैटेगरीज में एक्सपेंड कर लिया, और आज ESPN कई सारे केबल चैनल्स को मैनेज करती हैं, और एक मैगजीन, एक वेबसाइट और कई लोकल रेडियो स्टेशंस को भी ऑपरेट करती हैं। ESPN ने अपनी ओरिजिनल टीवी और मूवीज सीरीज तो बनाई ही नहीं, इसके साथ स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज भी क्रिएट किए। कंपनी एनुअली $5 बिलियन अर्न करती है दोस्तों। और 1996 यानी कि 1996 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने ESPN को खरीद लिया, और ESPN ने अपना मार्केटिंग स्लोगन क्रिएट किया था, सर्विंग स्पोर्ट्स फैन एनी टाइम एनीवेयर। और तब से कंपनी इसी ब्रांड पर चलती आ रही है। ESPN का ब्रांड मैसेज इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक बार तो एक स्पोर्ट्समैन ने कहा कि अगर ESPN औरत होती तो मैं उससे शादी कर लेता। फैंटेसी लीग से लेकर के ऑनलाइन गेमिंग तक और सोशल मीडिया के साथ साथ मोबाइल एप्स बनाने तक ESPN स्पोर्ट्स फैन को सर्व करने में अपने कमिटमेंट को निभा रहा है। ESPN ने अपना कोर मार्केटिंग हमेशा याद रखा, लेकिन वो हमेशा करंट ट्रेंड्स के साथ भी फ्लेक्सिबल रही। कंपनी ने ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि बाकी कई सारे दूसरे देशों में भी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसकी हेल्प से डिमांड के बारे में पूर्वानुमान लगाने के बारे में। मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जो बिजनेस सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो कस्टमर्स को उतनी ही बेहतर तरीके से समझ सकता है और उसी हिसाब से वो बेटर प्रोडक्ट डेवलप करेगा और बेटर मार्केटिंग प्लान एग्जीक्यूट कर पाएगा। एक बिजनेसमैन के द्वारा लगातार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ताकि मार्केटिंग मैनेजर्स राइट डिसीजन ले सके। हर कंपनी में MIS यानी कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें लोगों की हेल्प से टूल्स और प्रोसेसर से एनालिसिस करके डाटा कलेक्ट किया जाता है। और यही MIS का काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन को टाइमली और एक्यूरेट वे में मार्केटिंग मैनेजर्स के साथ शेयर करें। सक्सेसफुल ब्रांड्स MIS में इन्वेस्ट करते हैं और इनका उन्हें काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाला है इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स, और सेकंड है मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटीज, और थर्ड वन है मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स में
कंपनी अपने फर्म की सेल्स, इनवॉइस, इन्वेंट्री लिस्ट और डेली ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इकट्ठा करती है दोस्तों। और वॉलमार्ट टाइम की कंपनीज में सेल्स रिपोर्ट काफ़ी मैटर करती हैं ताकि लाखों लोगों के डिमांड का रिकॉर्ड्स रखा जा सके। वॉलमार्ट के पास इफेक्टिव सेल्स और इन्वेंट्री सिस्टम है जो हर कस्टमर, हर स्टोर और हर रोज का डाटा कलेक्ट करता है और ये सिस्टम हर घंटे के बाद अपडेट किया जाता है। इंटरनेट के इंक्रीजिंग यूज की वजह से कंपनीज के पास कुकीज की एडवांटेज है जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के ऑनलाइन बिहेवियर का रिकॉर्ड रखती हैं। बिजनेस टारगेटिंग मार्केटिंग के लिए कुकीज काफ़ी हेल्पफुल टूल है दोस्तों, जिसकी वजह से ग्राहकों को भी उनका राइट प्रोडक्ट और सर्विस मिल जाता है, तो ये उनके लिए भी एडवांटेज रखता है दोस्तों। और बिजनेस ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, इसका खुद का डाटाबेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कस्टमर्स के डेमोग्राफिक यानी कि वो कहाँ से हैं, उनकी एज क्या है इत्यादि, और साइकोग्राफिक यानी कि वो कैसे बिहेव करते हैं, इसका आइडिया भी होना चाहिए। जिसका मतलब है कि बिजनेस को अपने कस्टमर्स की सिर्फ एज, जेंडर और लोकेशन का ही नहीं बल्कि ज़्यादा टारगेटिव इंफॉर्मेशन जैसे उनकी हॉबीज़ क्या है, ओपिनियन और लाइफस्टाइल का भी आइडिया हो। ये लाइबल डाटाबेस की वजह से मार्केटर्स ऐसा टारगेट एडवर्टाइजमेंट और सेल्स लेटर क्रिएट कर सकेंगे जो सीधा राइट कस्टमर को अपील करेगा और कंपनी की सेल्स इंप्रूव करेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बेस्ट बाय के पास 15 टेराबाइट से भी ज़्यादा डाटाबेस है और ये इन्फॉर्मेशन उसके पास 7 सालों के टाइम में कलेक्ट हुई है। बेस्ट बाय ने इन्फॉर्मेशन का इतना बड़ा अमाउंट सारे फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड, ईमेल्स, सेल्स इनवॉइस और बाकी दूसरे सोर्सों की हेल्प से कलेक्ट किया है। डाटाबेस कलेक्शन के बाद कंपनी अपना इंटेलिजेंट एल्गोरिदम रन करती है। बेस्ट बाय ने 100 मिलियन इंडिविजुअल्स को कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्हें बज कहा जाता है और जो यंग टेक्नोलॉजी बस होते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। फिर कुछ कस्टमर्स हैं जिन्हें जिल भुलाया जाता है जो कि मदर्स हैं। बैरियन कस्टमर्स को बोलते हैं जो अमीर प्रोफेशनल होते हैं। और कुछ रे कस्टमर्स की कैटेगरी में आते हैं जो टिपिकली फीमेल मैन होते हैं। हर कैटेगरी की अपनी ज़रूरत और चॉइस है और क्योंकि बेस्ट वे अपने कस्टमर्स को इतने अच्छे से समझती है तो इनकी मार्केटिंग भी उतनी प्रिसाइज होती है। तभी तो कस्टमर्स को लगता है कि उनकी चॉइस का प्रोडक्ट सिर्फ उनके लिए ही बनाया गया है। यही सीक्रेट है कस्टमर्स इस ब्रांड के इतने लॉयल हैं और हर बार बेस्ट वे से अपना प्रोडक्ट लेने आते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि क्यों प्रिसाइज मार्केटिंग सेल्स इंक्रीज और लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी देती हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करने के बारे में। तो कंपनीज इंटरनल रिकॉर्ड्स के अलावा साइज मार्केटिंग कैसे कर सकती हैं? तो इसका जवाब है मार्केटिंग रिसर्च। इस प्रोसेस में कंपनीज कंज्यूमर के बारे में फैक्ट कलेक्ट करती हैं और फिर उसे एनालाइज करती है दोस्तों। एक इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च परफेक्ट प्रोडक्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है जो कस्टमर्स को चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च के 6 स्टेप होते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 प्रॉब्लम डिफाइन करना, और स्टेप नंबर 2 है प्लान डेवलप करना, और स्टेप नंबर 3 में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और स्टेप नंबर 4 में इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, और स्टेप नंबर 5 में रिजल्ट को प्रेजेंट किया जाता है, और स्टेप नंबर 6 में डिसीजन लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसे डिटेल में समझते हैं। स्टेप नंबर 1 में मार्केटिंग मैनेजर को प्रॉब्लम समझने में स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अमेरिकन एयरलाइंस अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए इंटरनेट प्रोवाइड करवाना चाहती है। तो अगर वो प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर के नीड्स के बारे में सब कुछ पता करो, तो ये कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड यानी कि बड़ा हो जाता है, क्योंकि इससे कुछ ऐसा डाटा भी कलेक्ट हो जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने अगर प्रॉब्लम को ऐसे डिफाइन किया कि पता करो कि शिकागो से टोक्यो जाने के लिए फ्लाइट नंबर B747 लेने वाले कितने पैसेंजर्स ऐसे हैं जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए $25 पे करने को तैयार हैं,
तो ये कुछ ज़्यादा ही नैरो हो जाएगा दोस्तों। तो उन्होंने एक सिंपल और स्पेसिफिक अप्रोच की। इसके लिए स्टेप नंबर 1, अमेरिकन एयरलाइंस पूछ सकती है कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए इंटरनेट सर्विस, बाकी सर्विसेज जैसे कि पावर प्लग या फिर कितने एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास पैसेंजर इंटरनेट सर्विस की वजह से अमेरिकन एयरलाइंस चूज कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए मार्केटर्स स्टेप 2 यानी कि रिसर्च प्लान कर सकते हैं। उन्हें कौन कौन से डाटा सोर्स या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज करने होंगे और ये कितना कॉस्टली पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उन्हें पता करनी होगी दोस्तों। क्या सर्वे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा या फिर फोकस ग्रुप, क्या प्रोडक्ट सैम्पलिंग रहेगी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चनरी। स्टेप नंबर 3 है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अगर मार्केटर्स सर्वे करना चाहते हैं तो ये सोशल मीडिया और फ़ोन कॉल्स के थ्रू हो सकता है या कस्टमर से फेस टू फेस बात करके, जैसा कि शॉपिंग मॉल्स में या फिर किसी पार्टिसिपेंट के घर जा करके। और स्टेप 4 में स्टेटिस्टिक यूज करके टेबलेटिंग और कलेक्टेड डाटा को कंपेयर किया जाता है। और स्टेप नंबर 5 में मार्केटर्स कलेक्टेड डाटा को रिकमेंडेशन फार्म या फिर वैल्यूएबल इंसाइट्स में प्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद स्टेप नंबर 6 की बारी आती है जिसमें मार्केट रिसर्च के रिजल्ट को इवेल्युएट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है। आज बहुत से ऐसे ब्रांड मार्केट में हैं जो सेम प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ किसी एक ब्रांड को बाकियों से अलग बनाती है वो है लेवल ऑफ वैल्यूज जो कस्टमर्स को दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च का एक बेस्ट एग्जाम्पल है किम्बर्ली क्लार्क का डायपर ब्रांड हगीज। किम्बर्ली क्लार्क वही कंपनी है जो कोटेक्स सैनिटरी नैपकिन्स और क्लिनिक्स फेशियल टिश्यूज बनाती है। हगीज के लिए मार्केटर्स ने 3 सालों तक रिसर्च किया और तब जाकर के वो एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर पाए। प्लान ये था कि पूरी कंट्री में डिफरेंट सिटीज और बैकग्राउंड वाली मदर्स का होम इंटरव्यू लिया जाएगा और मार्केटर्स ने स्मॉल कैमराज भी फिट किए थे ताकि डायपर चेंजिंग रूटीन का रिस्पॉन्ड मॉनिटर किया जा सके। इससे उन्हें ये पता लगा कि न्यू मॉम्स को अक्सर डायपर चेंज करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि बेबीज लगातार पैर हिलाते रहते थे। तो डायपर बेबीज की शेप के हिसाब से होना चाहिए। मदर्स की ये भी डिमांड थी कि उनके बेबीज ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करें और बच्चों को पता ही ना चले कि उन्हें डायपर पहनाया जा रहा है। इस रिसर्च का ये रिजल्ट निकला कि कंपनी ने अपना नया डायपर काफ़ी पतला और बॉडी फिट बनाया। ये नया डायपर 16% कम चौड़ा था और इसकी बैक वेस्ट बैंड ज़्यादा स्ट्रेचेबल थी। मदर्स का ये भी कहना था कि वो अक्सर कार्टून डिजाइन वाले डायपर यूज करती हैं ताकि पहनाते वक्त बेबी खुश रहे। और यही वजह थी कि हगीज ने डिज्नी कैरेक्टर विनी द पू का लाइसेंस सिक्योर कर लिया था। इस मार्केट रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि हगीज सुप्रीम नेचुरल फिट और हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया और कंपनी की सेल्स एकदम टॉप पर पहुंच गई। यही नहीं, हगीज के मार्केट शेयर में भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ। 2007 में किम्बर्ली क्लार्क ने $4 बिलियन के डायपर बेचे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। आज बहुत से ब्रांड मार्केट में हैं जो सेम प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ एक ब्रांड को बाकियों से अलग करती है वो लेवल ऑफ वैल्यूज जो कस्टमर को दी जाती है। कई दशकों पहले मार्केटिंग का गोल सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता था, बात सिर्फ बेचने और खरीदने तक रहती थी। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग ज़्यादा होलिस्टिक है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो मार्केटिंग केयरफुली प्लान की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका गोल कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। आज के बिजनेस को प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के अलावा मार्केटिंग इंजीनियरिंग भी उतनी ही अच्छी तरह से करनी पड़ती है। सिंपल टर्म में बोले तो कोर ऑफ बिजनेस होना चाहिए कि कस्टमर को वैल्यूज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दी जा सकती हैं।
जैसा कि मार्केटिंग एक्सपर्ट का कहना है कि बिजनेस सक्सीड बाय क्रिएटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। कस्टमर्स ही हैं जिसकी वजह से आप फैक्ट्रीज बिल्ड करते हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, शेड्यूल मार्केटिंग करते हैं और इसके साथ ही मीटिंग्स भी करते हैं या फिर किसी बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। कस्टमर्स के बिना आपका कोई बिजनेस नहीं है। आज की मॉडर्न कंपनीज ने ये सीख लिया है कि कस्टमर सेंट्रेड होने की इम्पोर्टेंस क्या है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजर्स सीनियर मैनेजर्स को टॉप पे रखा करते थे, लेकिन ये मॉडल अब आउटडेटेड हो गया है और जो बिजनेस अभी भी इसे फॉलो करते हैं कभी नहीं चल पाते। मॉडर्न ऑर्गेनाइजर्स कस्टमर ओरिएंटेड हैं, ये अपना बिजनेस मॉडल इनोवेट करते हैं। कस्टमर को बिजनेस मॉडल के टॉप पर होना चाहिए, उन्हें टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। हाईएस्ट इम्पोर्टेंस और ग्रेट वैल्यूज भी कस्टमर को डिलीवर करनी चाहिए। कस्टमर्स के नीचे फ्रंट लाइन लोग हैं जो कि स्टाफ, कैशियर और सेल्स पर्सन होते हैं। यही वो लोग हैं जो कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस सर्व करते हैं और उन्हें सेटिस्फाई करते हैं। और इसके बाद आते हैं मिडल मैनेजर्स जो फ्रंट लाइन लोगों को सपोर्ट करते हैं। सीनियर मैनेजर्स जो सबसे बॉटम में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्रंट लाइन लोगों को ही कस्टमर्स के साथ डील करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर्स को जानने व उनको सर्व करने में, कस्टमर से मीटिंग करने में हर लेवल को पर्सनली इन्वॉल्व रहना चाहिए। एडम स्मिथ ने एक बार कहा था, द रियल प्राइसिंग ऑफ एनीथिंग इज टॉयल एंड ट्रबल ऑफ एक्वायरिंग इट। कस्टमर्स ना सिर्फ प्रोडक्ट को, मॉनेटरी कॉस्ट को देखते हैं, बल्कि इसके साथ टाइम कॉस्ट और एनर्जी कॉस्ट और इसके साथ ही स्ट्रेस कॉस्ट भी देखता है। वो देखता है कि प्रोडक्ट खरीदना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और स्ट्रेसफुल तो नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम है लेकिन उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ तो भी कस्टमर उसे नहीं खरीदेगा। इसलिए मार्केटर्स प्रोडक्ट वैल्यू इंक्रीज करने के लिए दो मेथड्स यूज करते हैं और वो हैं टोटल कंज्यूमर बेनिफिट्स को बढ़ाना या फिर टोटल कंज्यूमर कॉस्ट घटाना। जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस लेता है तो वो उस समय पर उस आइटम को कंसीडर नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके साथ ही वो फ्रंट लाइन लोगों के साथ अपने इंटरेक्शन और ब्रांड इमेज को भी कंसीडर करके चलता है। प्रोडक्ट लेने में कई सारे बेनिफिट्स या फिर कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती हैं, उसे CPV या फिर कस्टमर परसीव्ड वैल्यू बोलते हैं। और जिस ब्रांड का जितना हाई CPV होगा वह ब्रांड उतना ही प्रॉफिटेबल, पॉपुलर और सक्सेसफुल होगा और उसका बिगेस्ट मार्केट शेयर होगा और वो ब्रांड अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी की वजह से कंपटीशन में हमेशा आगे रहेगा। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी कैटरपिलर। कैटरपिलर कंपनी के ऊपर लोग अन्य कंपनियों से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसके पीछे भी एक वजह है और सबसे पहली और सबसे ज़रूरी वजह तो ये है कि कैटरपिलर मोस्ट रिलायबल और ड्यूरेबल हैवी इक्विपमेंट बनाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कैटरपिलर हाईएस्ट टोटल परसीव्ड वैल्यूज देती हैं। कंपनी के पास फुल लाइन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की फुल रेंज है और एक कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन को जो भी कुछ चाहिए वो सब कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और उसके अलावा उसके पास बेटर पेमेंट प्लान्स ऑप्शन भी हैं। इक्विपमेंट खरीदने के लिए टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और स्ट्रेस कॉस्ट भी काफ़ी कम है। कैटरपिलर के कई सारे डीलर्स हैं जो सारे अमेरिका में फैले हुए हैं। हर डीलर इंडिपेंडेंट लेवल पर काम करता है। इतना ही नहीं, इनके डीलर्स वेल ट्रेंड और काफ़ी रिलायबल भी हैं जो कस्टमर्स को सही तरीके से असिस्ट करते हैं। कैटरपिलर अमेरिका में ही नहीं बल्कि कई दूसरी कंट्रीज में भी बेस्ट पार्ट और बेस्ट सर्विसेज सिस्टम प्रोवाइड करवाती है। इसकी वजह से ही ये अपने कंपटीशन से 10 या 20% ज़्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट बेचती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर मार्केटिंग को एनालिसिस करने के बारे में। ऐसा क्या है जो कस्टमर्स को खरीदने के लिए ट्रिगर करता है, उन्हें ब्रांड्स या प्रोडक्ट चूज करने के लिए कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती हैं। इस कॉन्सेप्ट को कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं, जिसमें स्टडी किया जाता है कि कस्टमर कैसे अपनी नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है और उसे खरीदता है और उसका यूज करता है। कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के कई डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कल्चर,
सोशल या पर्सनल फैक्टर एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है इस बुक के समरी के कंक्लूजन के बारे में बात करने का। आपने इस बुक के थ्रू मार्केटिंग के बारे में सीखा। हमने आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग रिसर्च और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताया। आपने इसमें ये भी जाना कि किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी के सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर ही रहना चाहिए। सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको अच्छे तरीके से कस्टमर्स को प्रोवाइड भी करवाना पड़ता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में काफ़ी टाइम और पैसा और एफर्ट लगते हैं दोस्तों, इसलिए बेटर प्लानिंग के बाद ही कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाओ तो अपने फेवरेट मार्केटिंग ब्रांड की स्ट्रेटजी को स्टडी करना। क्या पता आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले जो आपको एक बेटर चॉइस दे सके और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।